हेलो गाइस, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बाय ट्रिक्स, ठीक है। तो इसका ये सेकंड लेक्चर है। तो इसमें मैं बेसिकली मेरे पास एक नोट्स है, ठीक है, जो कि मैंने बनाए थे अपने टाइम पर। तो इसमें मैंने शॉर्ट तरीके से हर चीज को याद करने के तरीके से, इजीली समझने के तरीके से पूरी ये बना रखी है एक कॉपी। तो इसी को मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो उसकी ये दूसरी वीडियो है, एक वीडियो में डाल चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो इसमें भी हम बहुत सारी चीजें देखेंगे जो कि आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित होंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, मैन्युफैक्चरिंग में वेल्डिंग चैप्टर आता है, ठीक है। उससे कई थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। तो उसमें आपने ये टाइप्स ऑफ फ्लेम पढ़ा होगा, ऑक्सीडाइजिंग, न्यूट्रल एंड कार्बोडाइजिंग फ्लेम, ठीक है। तो इसमें जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाता है, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि इनसे क्वेश्चन बन जाए। तो देखो, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम नाम से पता चल रहा है, ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीजन की अधिकता होगी, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगा, ठीक है। ऑक्सीजन ज्यादा है तो इस तरीके से मान लो ये कम होगा, ठीक है। ये अज्यूम कर लो, एक तरीके से याद करने का तरीका है बेसिकली। तो कार्बोडाइजिंग, इसमें कार्बन नाम से पता चला है कार्बन, और कार्बन किसमें, एसिटिलीन C2H2 में। तो इसका मतलब इसमें एक C2H2 ज्यादा होगा, ये कम होगा। न्यूट्रल नाम से पता चला है, न्यूट्रल मतलब ना ज्यादा कम, मतलब दोनों सेम। तो इस वाले केस में जो ऑक्सीजन ज्यादा होगा ये कम होगा। तो इसका जो रेशियो है O2 ऑक्सीजन वाई एसिटिलीन का रेशियो वो ग्रेटर देन 1 होता है। इसमें दोनों इक्वल होते हैं लगभग, तो इसका रेशियो 1 होता है। इसमें ऑक्सीजन कम होता है, बेसिकली C2H2 ज्यादा पाया जाता है, कार्बोडाइजिंग और न्यूट्रल रिड्यूसिंग फ्लेम भी बोलते हैं उसे, ठीक है। तो इसमें जो रेशियो है इन दोनों का वो लेस देन 1 होगा। अब टेम्परेचर तो उस कार्बोडाइजिंग में सबसे कम टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो ये 2900 याद कर लो, 2900 डिग्री सेल्सियस। बस इन दोनों के लिए नहीं याद करना, सिर्फ 200 बढ़ा दो दोनों में, 29, 30, 31, 32, 33, ठीक है। तो इनका जो टेम्परेचर है, इसका 2900 डिग्री सेल्सियस के करीब, इसका 3100, इसका 3300 से 3400 हो सकता है, ठीक है ना। साउंड जो ऑक्सीजन की अधिकता होती है इसमें, जब भी आपने पता नहीं कभी सुना है कि नहीं, ऐसे मिक्की माउस टाइप जो मेले में आते हैं, या फिर जो गैस सिलेंडर वगैरह से कभी आपने गैस को फ्लो करते देखा हो, तो उसकी आवाज एकदम दहाड़ने जैसी आती है, जैसे रोरिंग साउंड बोलते हैं दहाड़ने को बेसिकली। तो शेर जैसी तो नहीं खैर, लेकिन मतलब उसी का, थोड़े वॉइस को, वॉल्यूम को कम कर दो तो लगभग रोरिंग साउंड, ठीक है। न्यूट्रल फ्लेम की हिसिंग साउंड, जैसे जो सांप ऐसे करता है, तो वो न्यूट्रल फ्लेम की साउंड हो जाएगी, ठीक है। इसमें देखो, कार्बोडाइजिंग में कार्बन काफी ज्यादा होता है, तो उसमें कोई भी आवाज नहीं आती, तो इसमें नो साउंड। अब आ जाओ, अब ये जो ब्रास है, ब्रॉन्ज है, कॉपर है, उस पर हम यूज करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का, इनके लिए यूज करते हैं न्यूट्रल फ्लेम का, इनके लिए यूज करते हैं कार्बोडाइजिंग फ्लेम। इसको भी याद करने का तरीका बता दे रहा हूँ। हाई कार्बन स्टील, उसमें ऑलरेडी ज्यादा कार्बन प्रेजेंट है, अगर इसके लिए हमने ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज कर ली, तो जो ऑक्सीजन है वो कार्बन को निकाल देगा। इसलिए हम हाई कार्बन स्टील को यूज करते हैं कार्बोडाइजिंग फ्लेम में, ठीक है। एल्यूमिनियम पता है आपको, रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा अगर हमने ये यूज किया तो, इसलिए एल्यूमिनियम के लिए भी हम कार्बोडाइजिंग फ्लेम यूज करेंगे। अब देखो, माइल्ड स्टील है, इसमें माइल्ड स्टील में कार्बन कम होता है, तो हमें ना तो इससे दिक्कत है कोई, ना इससे दिक्कत है, तो इसलिए हम इसमें न्यूट्रल फ्लेम यूज करते हैं। अल्लॉय स्टील भैया, कौन सा अल्लॉय, किस मेटल का अल्लॉय, तो ये भी हमें नहीं पता, तो इसमें ना हम ये यूज करेंगे ना ये, तो इसलिए अल्लॉय स्टील को हम न्यूट्रल फ्लेम से ट्रीट करते हैं। कॉपर को देखो जनरली न्यूट्रल फ्लेम में भी यूज कर लेते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में भी, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे बोलते हैं जनरली कि कॉपर के लिए न्यूट्रल, स्लाइटली ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो ब्रास और ब्रॉन्ज ये जो है वो हाईली कंडक्टिव होते हैं। हाईली कंडक्टिव का मतलब हीट तुरंत फैल जाएगी पूरे में जैसे ही हम देंगे, तो इसके लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, और सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसमें है, इसी में, ऑक्सीडाइजिंग में। इसलिए ब्रास और ब्रॉन्ज को हम इसमें यूज करते हैं। एक एक चीज की एग्जाम्पल तक का भी मैंने ट्रिक बता दिया याद करने का, सिर्फ आपको वीडियो दोबारा देख लेना है, सब चीजें याद हो जाएंगी एक ही बार में। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। मैकेनिकल के PSU एग्जाम में वन लाइनर ऐसे कई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे कि ब्रॉन्ज इज द अलॉय ऑफ, ठीक है, या फिर गन मेटल में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, या फिर कौन कौन से मेटल पाए जाते हैं, ठीक है। ब्रास किस किस मेटल का अलॉय है, ठीक है। जर्मन सिल्वर में कौन कौन से पाए जाते हैं। तो इसमें आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो कि कॉपर किस में है, टिन किस में है, निकल किस में है, जिंक किस में है, हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। तो चारों के लिए ट्रिक बता रहा हूँ। ब्रॉन्ज मेडल आपने सुना होगा, ब्रॉन्ज मेडल क्या कर रहा था, एक आदमी को मिला था, तो वो काट के उसने दो पीस में तोड़ दिया, वो मतलब 2 टुकड़े कर दिए काट के। फिर एक दूसरा आदमी आता है, वो पूछता है उससे कि भाई कैसे काटी,
ठीक है। तो वो पूछता है उससे कैसे काटी, तो कैसे का मतलब है कांस, कांसा, ठीक है। का मतलब कॉपर, टी का मतलब टिन, टिन मतलब SN, अरे टिन को यार यही तो बोलते हैं, ठीक है। तो टिन को SN से बताते हैं, इतना पता होगा आपके। अब वो पूछता है कि कैसे काटी, तो वो आंसर करता है गन से काटी जी, गन से काटी जी, मतलब गन से कुछ काट के उसने अलग कर दिया होगा। तो गन मतलब गन मेटल, तो गन मेटल के कंपोनेंट क्या क्या हो जाएंगे, कॉपर, टी मतलब टिन, ठीक है, और जिंक, जी मतलब जिंक। तो वो कहता है गन से काटी जी, गन से काटी जी, उसको रिप्लाई करता है, ठीक है। तो गन मतलब गन मेटल। कहीं से ये बताई दिया, कहां सा मतलब ब्रॉन्ज, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा, अब एक क्या होता है कि एक पीतल का बर्तन होता है, उसमें एक आदमी पीतल का बर्तन लेके आता है, तो उसमें कांजी जम जाती है, ठीक है। तो पीतल में कांजी जमी, तो पीतल, पीतल पता है आपको, पीतल को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं ब्रास। तो कांजी जमी, तो का मतलब कॉपर, जी मतलब जिंक। अब फिर वो उतने ही शेप का एक और बर्तन वो जर्मनी से लेके आता है, उसमें कांजी नहीं जमती, ठीक है। तो वो जर्मनी से लेके आता है, तो इस तरीके से याद कर लो आप, जर्मन सिल्वर, फिर का मतलब जर्मनी से लेके आता है, तो उसमें कांजी नी जमी, कांजी नी जमी मतलब कॉपर, ये हो जाएगा जिंक, ये हो जाएगा निकल, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला देखते हैं। आपने मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में या फिर इंडस्ट्रियल में ये चीजें जरूर देखी होंगी कि प्रोडक्ट लेआउट क्या होता है, प्रोसेस लेआउट क्या होता है, फिक्स्ड लेआउट क्या होता है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो PSC में जरूर आपने देखे होंगे, ठीक है, ऑप्शंस करके आ जाते हैं, अभी मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। तो आपने रील्स वगैरह में ऐसे जरूर देखी होगी कि एक, मान के चलो एक बेल्ट टाइप, कन्वेयर बेल्ट टाइप चलती रहती है, उसके ऊपर प्रोडक्ट जाते रहते हैं, बीच बीच में यहाँ पे लोग खड़े रहते हैं, कोई पैक कर रहा है, फिर उसके आगे उसमें कोई कोई नट बोल्ट कस रहा है, ठीक है। एक एक करके ऐसे प्रोसेस होते रहते हैं उस पर। तो सबसे पहला आदमी कुछ मान के चलो उसने कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, फिर दूसरा वाला और कुछ कर रहा है, तीसरा वाला उसे पैक करने का काम कर रहा है, चौथा वाला उसमें और डिजाइन डालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो जो इस तरीके का लेआउट है, जिसमें एक प्रोडक्ट ऐसे चलता जाता है, पूरा मूव करता है कंटिन्यूअस वे में, और अलग अलग टाइम पर, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रोसेस उसमें होते रहते हैं। तो इस तरीके की प्रोसेस को बोलते हैं प्रोडक्ट लेआउट। इसे अब थोड़ी, ये तो एकदम बच्चों वाली भाषा में समझा दिया, अब थोड़ा टेक्निकल वे में समझाता हूँ। अब देखो प्रोडक्ट लेआउट सबसे पहले हम देख रहे हैं, तो इसमें बेसिकली जब टेक्निकली हम देखेंगे, तो देखो मान के चलो बीच बीच में अलग अलग तरीके की मशीन हमारी लगी होंगी, आपने रोबोट वगैरह देखे होंगे, ठीक है, वो काम करते रहते हैं, वो काम अपना कुछ उठा के रख देता है चीजों को, फिर आगे बढ़ जाती है वो वाली लाइन, फिर अगला वाला रोबोट से जो भी उसमें करना होता है वो करता है, ठीक है। तो मान के चलो इस तरीके से सबसे पहले प्रोडक्ट हमारा आएगा लेथ मशीन पर, लेथ मशीन अपना काम फिनिश कर देगी, वो आगे सरक जाएगा, आगे खिसक जाएगा, आगे फिर शेपर मशीन अपना काम करेगी, फिर ड्रिलिंग मशीन लगा रखी है हमने, तो फिर वो काम करेगी अपना, फिर शेपर मशीन काम करेगी, इस तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली इसमें प्रोडक्ट हमारा मूव करता रहता है, और मशीनें उसी हिसाब से अरेंज रहती है जहां पर हमें जो जो रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो लाइन में बेसिकली इसमें हमारा प्रोसेस पूरा होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, आपने देखा होगा रील्स वगैरह में या फिर यूट्यूब पर, ठीक है। सबसे पहले उसका फ्रेम लगाते हैं उसमें, फिर उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फिट करते हैं, ऐसे आगे बढ़ती आती है वो कार, ठीक है। तो जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग असेंबली लाइन है, बेसिकली ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, इसका प्रोडक्ट लेआउट का एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। प्रोडक्ट लेआउट को फ्लो शॉप लेआउट भी बोलते हैं। वो ये शायद मैं फोटो भेज दूंगा या फिर देख लेना अपने आप भेज दूंगा, ठीक है, या फिर मैं, तो प्रोडक्ट लेआउट है। तो प्रोडक्ट लेआउट का सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है। अगला कंटिन्यूअस प्रोडक्ट, सीधी सीधी बात है, जब प्रोडक्ट एक के बाद एक चलता जाएगा, दूसरा आ रहा है पीछे से, तीसरा आ रहा है पीछे से, तो एक कंटिन्यूअस चीजें हमें मिलती है, कंटिन्यूअस प्रोडक्ट हमें इसमें मिलते हैं, ठीक है। और कंटिन्यूअस मास प्रोडक्शन, जब एक के बाद एक चीजें होती जा रही हैं, तो कितना मतलब हम मास प्रोडक्शन कर सकते हैं। मास प्रोडक्शन मतलब ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हो गया लाइन लेआउट। लाइन से तो बता ही दिया मैंने, पूरा लाइन में चीजें चल रही होती हैं, तो लाइन लेआउट इसे हम बोल सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट लेआउट को लाइन लेआउट भी बोल देते हैं।
अब चलते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज। एडवांटेज में देखो प्रोडक्ट ज्यादा मिलेंगे हमें, सीधी सीधी बातें बताई दिया मैंने। कॉस्ट कम रहेगी क्योंकि नया था, इधर उधर नाचना वगैरह नहीं है, हिलना डुलना नहीं है, एक ही जगह पे चीजें होती जा रही है। सारी मशीनें एक ही जगह पे लगी हुई हैं, सारे वर्कर भी इसी लाइन में एक ही जगह पे लगे हुए हैं, उनको भी ज्यादा ठीक है कहीं पर भी मतलब कोई भी कंपोनेंट को ट्रांसफर नहीं करना एक जगह से दूसरी जगह, सारी चीजें अपने आप होती जा रही हैं। कॉस्ट कम होगी, लेस फ्लोर एरिया, सीधी सीधी बात है। लाइन असेंबली है ये पूरी एक तरीके से, तो इसमें जो फ्लोर एरिया है वो ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता, लेस स्किल लेवल रिक्वायर्ड है। इसमें आपको पता ही होगा, ज्यादातर आपने जो भी देखा होगा उसमें पैकेजिंग वगैरह ये सब काम रहता है, मतलब उसमें बहुत छोटे छोटे काम रहते हैं। अगर कोई लेबर रिक्वायर्ड है भी तो कि बोल्ट कस दिया कुछ या फिर कुछ उठा के कुछ लगा दिया उसके ऊपर, तो कोई ज्यादा हाई स्किल लेबर हमें नहीं रिक्वायरमेंट होती। डिसएडवांटेज लेस प्रोडक्ट वैरायटी, सीधी सीधी बात है, एक ही प्रोडक्ट बन पाएगा इस एक लेआउट के लिए। अब तुम सोचोगे यहाँ पे सेपर की जगह ड्रिलिंग करते हैं पहले हम, तो उसके लिए पूरा प्रोडक्ट चेंज, पूरा ये असेंबली लाइन चेंज करनी पड़ जाएगी हमें, तो एक लेआउट से सिर्फ एक प्रोडक्ट हमें मिल पाएगा। तो लेस प्रोडक्ट वैरायटी, ठीक है, ज्यादा वैरायटी हम इसमें नहीं कर सकते। वन मशीन, हाँ एक भी मशीन मान के चलो ये वाली मशीन खराब हो गई, आगे नहीं जा पाएगा प्रोडक्ट हमारा, यहीं पे बीच में रुक जाएगा, मतलब रुक जाएगा, या फिर मान के चलो सेपर जब मशीन काम कर ही नहीं पाएगी उसके ऊपर, तो आगे के पूरे प्रोसेस खराब हो जाएंगे, मतलब पूरा आगे का सब रुक जाएगा। ठीक है, एक भी मशीन स्टॉप होती है तो आगे का पूरा प्रोसेस को स्टॉप करना पड़ेगा। न्यू प्रोडक्ट न्यू लेआउट, सीधी अभी मैंने वही बताया कि अगर हमें न्यू प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए ये पूरी असेंबली लाइन को दोबारा से बनाना पड़ेगा, मतलब दोबारा से हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा चीज़ों को जिस हिसाब से हमें प्रोडक्ट चाहिए। तो अगला हम देखेंगे प्रोसेस लेआउट। इसमें पहले हमने देखा था प्रोडक्ट लेआउट, उसमें चीज़ें प्रोडक्ट के हिसाब से अरेंज थी, मतलब प्रोडक्ट हमारा आगे चलता जा रहा था, उसी हिसाब से अलग अलग जगह पर अलग अलग मशीन थी। इसमें प्रोसेस के हिसाब से मशीन अरेंज है, लाइक हमें अगर ग्राइंडिंग करनी है, ग्राइंडिंग प्रोसेस अगर हमें परफॉर्म करना है तो वो एक ही जगह पर एक ही रूम में सारी की सारी ग्राइंडिंग मशीनें अरेंज होंगी। इसी तरीके से ड्रिलिंग अगर हमें करनी है तो ड्रिलिंग मशीन ठीक है एक ही जगह पे अरेंज होंगी, सेपर मशीन एक ही जगह पे अरेंज होंगी, लेथ मशीन पूरे के पूरे एक ही रूम में एक अलग सेपरेट जगह पर अरेंज होंगी। ठीक है, तो इसमें ये बैच प्रोडक्शन के लिए काम में आता है। बैच प्रोडक्शन का मतलब है मान के चलो कई सारे एक साथ कई सारी चीज हमें बनानी है, तो सारी की सारी लेथ मशीनों पर काम लगातार चलने दो, एक ही बार में एक साथ कई प्रोडक्ट पर ड्रिलिंग होने दो। ठीक है, तो बैच प्रोडक्शन के लिए ये काम में आता है, एक्यूरेसी इसमें ज्यादा होती है। अब इसका एग्जाम्पल कहाँ पर देखने को मिलता है? हॉस्पिटल में आपने देखा होगा क्या कहते हैं, इमरजेंसी वार्ड अलग होता है, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर वाला रूम अलग होता है, ठीक है, अलग अलग तरीके के डॉक्टर अलग अलग रूम में बैठे होते हैं, एक्सरे मशीन अलग जगह रखी रहती है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। बैंक वगैरह इसमें भी देखा होगा आपने, कैशियर का अलग कॉलम एक वो होता है, ठीक है, बैंक मैनेजर का अलग एक केबिन होता है। ठीक है, उसी तरीके से मशीन सब ये सब। अब अगला लेआउट हम देखेंगे फिक्स्ड लेआउट। देखो अब हमारा आता है लास्ट में फिक्स्ड लेआउट अथवा पोजीशन लेआउट। फिक्स इसलिए क्योंकि इसमें वर्क पीस होगा या फिर जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा वो एक ही जगह पे रखा होगा, उसी में एक जगह से ड्रिलिंग मशीन लगा दे रहे हैं, एक जगह से ठीक है ग्राइंडिंग कर दे रहे हैं, एक जगह से नट बोल्ट, मतलब पूरे के पूरे प्रोसेस ऐसे ये मान के चलो यहीं पे हमने फिक्स कर दिया, ये इसी जगह पे रखा है, इसी पे जो भी मैन पावर है वो हमारी वो इसी के पास जाके काम कर रही है। ड्रिलिंग मशीन है तो भी हम इसके पास लाके उसमें ड्रिल कर दे रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मान के चलो शिप है, जहाज हम बना रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि जहाज मान के चलो अभी हमें ग्राइंडिंग परफॉर्म करनी है तो लेके चले गए रूम में, उठा के लेके चले गए उसे, ठीक है, फिर ग्राइंडिंग करनी है फिर दूसरी जगह उठा के लेके चले गए दूसरी रूम, नहीं, जहाज एक ही जगह पूरी बॉडी रखी होगी, उसी पर ड्रिल मशीन लाई, उसी में कर दिया ऑपरेशन जो भी करना हो, उधर से ग्राइंडिंग लेके आए, इधर से टर्निंग वगैरह करनी है, सब कुछ एक ही जगह पर एक फिक्स जगह पर चीज़ें होंगी। ठीक है, क्योंकि ये बड़े बड़े प्रोडक्ट के लिए यूज होता है ये वाला जो लेआउट है। ठीक है, तो यही है इसमें, और तो कुछ है नहीं। ये 3 तरीके की लेआउट अभी मैंने बताए। ठीक है, इस वाली वीडियो में इतना ही, ज़्यादा लंबी मुझे लग रहा है लंबी ना हो जाए, आगे ऐसी ही वीडियो चाहिए। और अभी तो ये मान के चलो 2-3 पेज ही एक्सप्लेन किए हैं मैंने, ये पूरी यही सीरीज को अगर कंटिन्यू करना है तो कमेंट में मुझे पूरा का पूरा रिस्पांस चाहिए आपसे, नहीं तो मुझे कोई वो नहीं है, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा तभी मेरी अर्निंग होगी या फिर वही मेरा काम है। नहीं, मैं यूट्यूब पर वीडियो इसलिए डालता हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो। अगर मुझे रिस्पांस नहीं मिला तो मैं बिल्कुल वीडियो भी नहीं डालूंगा। ठीक है, तो कमेंट में मतलब बताना, कम से कम
यही लिख देना कि नेक्स्ट वीडियो प्लीज़, या फिर आगे कंटिन्यू करो, ठीक है। इस वाली वीडियो में इतना ही।